नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। कितना आसान होता है इस समय ईवीएम मशीन में काउंटिंग करना। कितने वोट पड़े आपको तुरंत पता चल जाता है कि इस बूथ पे इतने, इस बूथ पे इतने, इस बूथ पे इतने। और चुनाव आयोग को ये डाटा इकट्ठा करने में कितना मिनटों का काम लगता होगा। आजकल तो मिनटों का काम है, लेकिन चुनाव आयोग को ये बताने में कई दिन लग गए कि पहले और दूसरे चरण में वोट कितने पड़े। और पूरे देश में सनसनी फैल गई कि चुनाव आयोग ने जो इतने दिनों बाद डाटा जारी किया उसमें वोट प्रतिशत बढ़ गया, यानी कुछ खेल हो गया। चुनाव आयोग की निष्ठा इतनी खराब हो चुकी है देश में कि सब लोग मान चुके हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करा नहीं सकता, कहीं ना कहीं हेरा फेरी करेगा। गांधी जी के 3 बंदरों की तरह हो गया चुनाव आयोग, जिसको ना कुछ दिखाई पड़ता है, ना कुछ सुनाई पड़ता है, ना वो बोल सकता है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि चुनाव आयोग ने जब ये डेटा जारी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी। कम से कम पत्रकार पूछते, अपने सवाल करते। बहुत दबाव बना तो ये डाटा रिकॉर्ड जारी किया गया। उसमें भी नहीं बताया गया कि कुल कितने मतदाताओं ने वोट किया है, कितने नोटा में गए हैं। कोई डिटेल रिकॉर्ड नहीं। क्या चुनाव इसी तरह होंगे देश में? क्या चुनाव आयोग पर इसी तरह सवाल खड़े होंगे? और जब इतना शक हो जाएगा तो फिर देश का होगा क्या, देश का भविष्य क्या होगा? ये तमाम बातें मैंने अभय दुबे जी के साथ बातचीत में पूछी उनसे। जाने माने पत्रकार, आप एबीपी चैनल पर उनको देखते रहते हैं, बहुत अच्छा विश्लेषण करते हैं। और इन सारी बातों को मैंने उनसे इस इंटरव्यू में पूछा है। मैंने तो पूछा है कि कांग्रेस के अमेठी राहुल गांधी, रायबरेली प्रियंका गांधी, क्या खेल है, निपटेगा कैसे? और मैंने सवाल किया है गोदी मीडिया की खामोशी को। बहुत अच्छा इंटरव्यू है, देखिएगा जरूर, आपको सुन के बहुत मजा आएगा। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सुनते हैं अभय दुबे जी क्या कहते हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। आज बहुत सारे मुद्दों पे मुझे आपसे बात करनी है, लेकिन सबसे पहले पूरे देश में एक बड़ा रहस्यमय तरीके से एक माहौल छाया हुआ है। लोग हैरान हैं और लोग परेशान भी हैं, सशंकित भी हैं। चुनाव आयोग की भूमिका पर किसी को कोई शक बचा नहीं है। इतने दिन हो गए, पहला चरण के चुनाव के बाद इतने दिन हो गए। आज चुनाव आयोग ने डेटा जारी किया है, वो भी बहुत हल्ला मचा सोशल मीडिया पे, और बाकी कांग्रेस से आपत्ति करी, उसमें भी आधा अधूरा, पूरी जानकारी नहीं। एक प्रेस रिलीज भेज दी, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई बातचीत। क्या लगता है कि कुछ धांधली की जो आशंका लोग जता रहे हैं, क्या गलत जता रहे हैं? क्या कुछ खेल है इसमें या कुछ नहीं है? आयोग ने पूरे देश को, पूरे विपक्ष को और मीडिया को दुविधा में डाल दिया। हमारे देश का सामान्य मतदाता, मेरे और आपके जैसे लोग जो राजनीतिक समीक्षक हैं और विपक्ष भी चुनाव आयोग पर भरोसा करना चाहते हैं। भाई, यही चुनाव आयोग इस देश में लंबे अरसे से चुनाव करा रहा है, जिससे भारत की प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हुई है, चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हुई है। लेकिन ये वाला चुनाव आयोग जो है, नरेंद्र मोदी के जमाने का चुनाव आयोग, ये बिल्कुल सरकार का प्यादा नजर आता है। इसके अंदर कोई पारदर्शिता नहीं है और इसका रवैया बहुत ही ढीला ढाला है। ये समझ में नहीं आता ये ऐसा क्यों कर रहा है। ऐसा करके वो अपने साख के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहा है। देखिए, कोई भी विपक्षी दल ये करना उचित नहीं समझता कि वो साफ कहने लगे कि चुनाव आयोग बेईमानी करना चाहता है या चुनाव आयोग सत्तारूढ़ दल से मिला हुआ है। ये कहने के बाद विपक्ष के सामने भी कोई रास्ता नहीं रह जाएगा, उसे फिर चुनाव का बहिष्कार करना पड़ेगा। उसे कहना पड़ेगा कि भाई, ऐसे चुनाव आयोग के तहत हम तो चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है जो स्पष्ट रूप से सरकार से मिला हुआ है और बेईमानी कर रहा है। इसलिए अब टीएमसी वालों का बयान देखिए, उन्होंने कहा कि हम इस चुनाव आयोग पर यकीन करना चाहते हैं, लेकिन उसको ऐसा कुछ कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारा यकीन भंग हो या हम लोग यकीन अपनी राय बदलने पर मजबूर हो। भाई, आखिरकार चुनाव आयोग ऐसा क्यों कर रहा है? भारत के चुनावी इतिहास में आज तक नहीं हुआ है कि किसी दौर के चुनाव या किसी भी चुनाव मतदान हुआ हो, उस मतदान के 11 दिन बाद अंतिम आंकड़े जारी किए गए हो। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, हम सबको पता है कि चुनाव ये कैसे आंकड़े प्राप्त कैसे किए जाते हैं। आप कल्पना कीजिए कि एक मतदान केंद्र पर मतदान हो रहा है। अब एक क्षण आया जब मतदान खत्म हो गया, यानी सारे के सारे मतदाता जो उस मतदान केंद्र के परिसर में थे वो वोट डालकर चले गए, मतदान केंद्र खाली हो गया। उसके बाद जो पीठासीन अधिकारी है वो एक कागज के ऊपर मतदान के आंकड़े तैयार करके वहां बैठे हुए जो पार्टियों के प्रतिनिधि हैं उनके दस्तखत लेता है उनके नीचे। वो कागज जो है वो अंतिम रूप से उस मतदान केंद्र पर पड़े हुए वोटों का आंकड़ा उपलब्ध कराता है। वो कागज आजकल डिजिटल तरीके से
इन तुरंत एक क्षण के अंदर मतदान चुनाव आयोग के मुख्यालय पहुंच जाएगा। वहां चुनाव आयोग में अलग अलग बहुत से विभाग बने हुए हैं। एक विभाग ईवीएम देखने के लिए है, एक विभाग वोटर जो मतदान सूचियां हैं उनके लिए है, एक विभाग किसी काम के लिए, बहुत सारे मतलब जो है विभाग बने हुए हैं। इस काम को करने के लिए भी अलग विभाग बना हुआ है और ज्वाइंट सेक्रेटरी असिस्टेंट सेक्रेटरी के स्तर के अधिकारी उस विभाग का नेतृत्व करते। चुनाव के पास स्टाफ की कमी थोड़ी ना है इतने बड़े, तो उसे तो केवल उन कागजों पर का जो डिजिटल संचार हुआ है उनके पास, उसके आधार पर उनको जोड़ लगाना है उनमें जितने वोट पड़े और उससे कुल मिलाकर कितने वोटर थे उसका प्रतिशत निकाल लेना है। इस काम को तो 10वीं कक्षा का एक बच्चा भी कर लेगा बहुत आसानी के साथ में। आजकल तो कैलकुलेटर्स मौजूद हैं, कंप्यूटर मौजूद है, हर एक के सेल फोन में कैलकुलेटर होता है, बड़ी आसानी से काम हो सकता है। तो चुनाव आयोग को ये बताना चाहिए कि उन्हें इतना समय क्यों लगा। क्या किसी राज्य के आंकड़े आने में देर हुई? वो देर हुई तो क्यों देर हुई? क्या कहीं किसी राज्य का आंकड़ा आने में जो आंकड़ा था वो कहीं जो वेब दुनिया है उसमें कहीं अटक गया, कहीं अंतरिक्ष में घूमता रहा वो आंकड़ा? क्या हुआ, क्या मतलब जो है इसके बारे में उन्हें जानकारी देनी चाहिए। इसके बारे में अगर वो जानकारी दे देगा तो लोगों के दिमाग का संदेह जो है वो छट जाएगा। हो सकता है उनकी थोड़ी खिल्ली उड़े, थोड़ा उनका उपहास हो, लेकिन कम से कम बातचीत तो साफ हो जाएगी। अब इसमें यह भी है कि अभी हाल ही में कर्नाटक का चुनाव हुआ था, पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ था, तेलंगाना का चुनाव हुआ था। इन तीनों में जब मतदान का जो पहला आंकड़ा था, जो प्रोविजनल फिगर था और फाइनल फिगर दिया, तो उसमें चुनाव आयोग ने 3-4% बढ़ा हुआ बताया। तीनों जगह विपक्ष की सरकार बनी। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि जो आंकड़ा बढ़ गया है उससे कोई सत्ताधारी दल को ही लाभ होगा। तो ये कोई इसकी गारंटी नहीं है कि उसको ही लाभ होगा। दूसरे जो विश्लेषण किया था हम लोगों ने, उस विश्लेषण के 3 पहलू थे। उन तीनों पहलुओं पर गौर करना जरूरी है। मुझे याद है अच्छी तरीके से हम लोगों ने 4 PM पे बहुत इसके ऊपर चर्चा की थी और एक तरह के माइक्रो डिटेल्स को लेकर चर्चा की थी। 3 पहलू थे। एक पहलू ये था कि कुल मिलाकर कितने वोट पड़े और पिछली बार कितने वोट पड़े थे और कितनी वोटों में गिरावट आई। उसके बाद राज्यवार चर्चा हुई थी कि किस राज्य में कितनी गिरी, कितनी। फिर हम लोगों ने विधानसभा चुनाव से भी तुलना की थी। जिन राज्यों में अभी विधानसभा चुनाव हुआ था, राजस्थान में, उसके मुकाबले लोकसभा में कितना डिप आया, हम लोगों ने इसकी। उसके बाद हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्रों में, खासतौर से उत्तर प्रदेश के दोनों क्षेत्रों में, दोनों दौर में 8-8 जो हुए थे, उनकी हम लोगों ने चर्चा की थी। तो ये मैं अभी भी मानता हूं कि उत्तर प्रदेश के 8वां निर्वाचन क्षेत्र में काफी मतदान कम हुआ था। ये चीज आज भी प्रासंगिक है। तो जो विश्लेषण हम लोगों ने किया था वो पूरी तरीके से खारिज नहीं हो जाता। तो ये अगर मान लीजिए कोई मतदान प्रतिशत में आज वाले में और उस दिन वाले जारी में होने में अंतर आएगा, तो आप ये आम आदमी को कैसे समझा पाएंगे कि खेल कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कारण क्या है? अब देखिए, इसमें इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि चुनाव आयोग अगर बेईमान नहीं है, अगर वो अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान है, अगर उसने कोई गड़बड़ी नहीं की है, सारे काम नेक नियति से किए गए हैं, तो वो ऐसी परिस्थिति क्यों बनने दे रहा है जिससे उसके खिलाफ संदेह पैदा हो? अच्छा, अब हो गया तो इसका इलाज क्या है? इसका कोई इलाज नहीं है। हम लोगों को इसी संदेह में जीवित रहना पड़ेगा जब तक नतीजा नहीं आ जाता। इसका कोई इलाज नहीं। इलाज यही है कि हम सब लोग बहस कर रहे हैं, हो सकता है चुनाव आयोग को दबाव बने तो वो अपनी सफाई लेके हमारे सामने आ जाए, फिर हम सफाई का विश्लेषण करेंगे। अच्छा, ये बताइए, आपको नहीं लगता कि अगर ये मान लीजिए मतदान प्रतिशत में अंतर था, आंकड़ों में देरी थी, तो चुनाव आयोग को खुद आके सफाई नहीं देनी चाहिए थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करनी चाहिए थी? 100% ये उसका कर्तव्य बनता है चुनाव आयोग का। और न केवल चुनाव आयोग को ये बताना चाहिए, बल्कि वेबसाइट पे ये भी बताना चाहिए कि कुल कितने वोटर थे, संख्या, प्रतिशत नहीं, संख्या नहीं बताई गई है। कुल कितने वोटर थे, उन्होंने प्रतिशत बताए हैं। केवल कितने वोट पड़े, कितने खारिज हुए, कितना नोटा हुआ, ये सारा आना चाहिए निकल के। तो क्यों नहीं बता रहा कि कितने वोट पड़े, कितने नोटा खारिज हुआ? कारण क्या होगा आपके हिसाब से? क्या कारण होगा? ये सारी चीजें उसके वेबसाइट पर उपलब्ध होनी चाहिए एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी।
क्या अब इस सब का इलाज केवल सुप्रीम कोर्ट है कि आदमी फिर सुप्रीम कोर्ट जाए, फिर रिट करे साहब बेईमानी कर ली गई, चुनाव आयोग को निर्देश दीजिए, हर दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में एक रिट हो और फिर ये रोना रोया जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट आदेश दे कि वही वीवीपैट पर सुनवाई हो, फिर इस पे काम हो, यही बचा है देश में क्या? जब संस्थाएं जब ठीक से काम नहीं करती हैं तब फिर ऐसा ही माहौल बनता है। इस सरकार के गवर्नेंस, सरकार ने जिस प्रकार का शासन दिया है इस देश को पिछले 10 साल में, उससे हर संस्था का रवैया संदिग्ध हो गया है। और चुनाव आयोग के रवैये के ऊपर जो संदिग्धता पैदा हुई है, जो संदेह पैदा हुआ है, वो बहुत ही पीड़ादायक है। मतलब उससे बड़ी खिसियाहट पैदा होती है कि पता नहीं ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक क्या जमाने में केवल एक चुनाव आयोग हुआ करता था, अकेला चुनाव आयोग पूरे देश में चुनाव करा देता था, अब 3 है। तब भी अच्छा, क्या जनता को अगर ये मैसेज चला जाएगा कुछ खेल हो रहा है, तो क्या सरकार को ये नहीं लगता है कि जनता भी कब तक सहन करेगी? फिर जनता सड़क पे आएगी, एक बड़ा विपक्ष को अपनी भूमिका तय करनी पड़ेगी। केवल जनता के दरवाजे पर ठीकरा फोड़ने से काम नहीं चलेगा, विपक्ष को बैठ कर तय करना पड़ेगा कि मौजूदा जो चुनाव पद्धति है, चुनाव कराने का जो रवैया है, इस रवैये के साथ इस रवैये के खिलाफ वो खड़े होंगे या नहीं होंगे। विपक्ष को एक बार तय करना पड़ेगा कि भाई हम इस चुनाव आयोग के साथ काम करने को तैयार हैं कि नहीं है। विपक्ष भी पूरे तरह काम का कर पा रहा है? रेवन्ना वाला मामला गली गली गांव गांव गूंजना चाहिए। एक इतना भैंसी इंसान, 2500 वीडियो पॉर्न क्लिप निकल रही हैं, प्रधानमंत्री जी उसके लिए वोट मांग रहे हैं, लेकिन आज कहीं कहीं गोदी मीडिया के चैनल पर उसकी खबर नहीं है, किसी बड़े अखबार के फ्रंट पेज पे। केवल प्रिंट मीडिया में तो खबरें आई हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो इस सवाल के ऊपर बिल्कुल खामोश है, बिल्कुल खामोश है। वो बहुत ही शर्मनाक है पूरी स्थिति। हम लोग तो कल से ही इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, आपस में भी चर्चा कर रहे हैं, और जहां मौका मिलता है उस बात को कह रहे हैं। ये जो हुआ है उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेकुलर दोनों के दरवाजे पर ये ठीकरा फूटता है और उसको इसका जवाब देना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ? जब उस पूर्व ड्राइवर ने जब कांग्रेस के उम्मीदवार को पेन ड्राइव दे दिया, उस पेन ड्राइव के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को उसने कह दिया कि भाई इनके खिलाफ इस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, क्योंकि ये वही उम्मीदवार हैं जो पिछले चुनाव में रविन्ना से हार गए आसन से। अब वो दूसरे बगल के निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा के टिकट से। तो भाजपा को 100% पता था कि रेवन्ना के ऊपर इस तरह के आरोप हैं, तो एचडी देवगौड़ा से बातचीत की गई। एचडी देवगौड़ा का नहीं, सीट पक्की है, गड़बड़ मत करो। तो अब ये जो विनेबिलिटी वाला आइडिया है, ये एक ऐसी भट्टी है, विनेबिलिटी एक ऐसी भट्टी बन गई है जिसके अंदर सभी तरह की नैतिकताएं जाके स्वाहा हो जाती है। क्या लगता है आपको कि प्रधानमंत्री जी को नहीं पता था कि ये आरोप हैं, इतने संगीन आरोप, उनकी आईबी, उनके इंटेलिजेंस, उनके अजीत डोभाल, इन सबको किसी को पता ही नहीं था कि कैसे वहशी इंसान को वो प्रचार कराने के लिए प्रधानमंत्री जी को ले जा रहे हैं? मेरा तो मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को ये बात पहले से पता थी, और भारतीय जनता पार्टी स्त्रियों के खिलाफ यौन शोषण करने वालों के प्रति काफी ढीला रवैया अख्तियार करती है। बृजभूषण शरण सिंह का मामला इस बात का सब पुख्ता गवाह है। देखिए, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पोक्सो का केस खत्म हो चुका है, क्योंकि पुलिस ने उन्हें इतनी ढील दी कि उन्होंने इस केस को खत्म करवा लिया, लेकिन यौन शोषण का केस अभी भी उनके ऊपर है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ कोई सांगठनिक कार्रवाई नहीं की आज तक। उनके एक सांसद के खिलाफ यौन शोषण का केस है, मुकदमा चल रहा है, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई भी सांगठनिक कार्रवाई नहीं की गई। उनको कारण बताओ नोटिस भी नहीं दिया गया है बृजभूषण शरण को आज तक। तो क्या माना जाए कि चुनाव की कोई चिंता नहीं है, कि चुनाव में मुद्दा बनेगा नहीं, प्रधानमंत्री जी को पता है? नहीं, अभी तक तो प्रधानमंत्री इस मुगालते में है कि मैं जो कहता हूं जनता वो मानती। ये पहले और दूसरे चरण के मतदान को देखने के बाद भी प्रधानमंत्री का कॉन्फिडेंस नहीं, उतना ही है? प्रधानमंत्री लगातार इस मुगालते में है कि मैं जो कहता हूं जनता उसको मानती है, और उनके समर्थक यही तर्क देते हैं। और जब उनको तो भाई देश में बहुत महंगाई उन्हें यहाँ है, बेरोजगारी है कि हाँ बिल्कुल है, लोगों की आमदनी गिर रही है कि हाँ बिल्कुल गिर रही है। प्रधानमंत्री अजित पवार को चक्की पीसिंग कहा गया, उसके बावजूद फिर उन्हें खजाना मंत्री बना दिया गया महाराष्ट्र का, भाजपा में लेके। हाँ, ये बात भी गलत है, ठीक नहीं होना चाहिए था, सब मान लेंगे उसको। उसके बाद ये कहेंगे लेकिन प्रधानमंत्री की साख बहुत ऊंची है, वो
भारत के ही नहीं विश्व के पॉप सबसे लोकप्रिय नेता हैं, और उनके पक्ष में एक साइलेंट वेव चल रही है। तो बात अगर कांग्रेसी करते हैं तो अमेठी, रायबरेली, सोनिया गांधी, खड़गे, प्रियंका, राहुल, कितना घमासान चल रहा है और क्यों चल रहा है, कारण क्या है? भाई देखिए, मुझे तो लगता है कि अगर पूछा जाएगा तो मैं कहूंगा कि जैसे ही वायनाड में मतदान हुआ था 26 तारीख को, उसके बाद में 27 या 28 तारीख में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अपनी उम्मीदवारी रायबरेली और अमेठी से घोषित कर देनी चाहिए, लेकिन नहीं किया गया। हम लोगों को उम्मीद थी कि किया जाएगा, हम तो ये मान के चल रहे थे कि ऐसा तय है, ऐसा होगा ही, लेकिन उन लोगों के मन में शायद कोई शंकाएं रही होंगी। दो ही बातें हो सकती हैं, या तो शंका थी, अब सोनिया गांधी ने उन्हें निर्देश दिया है कि वो लड़े वहां से चुनाव, मतलब सुझाव है, निर्देश की शक्ल में ही उन तक पहुंचेगा, वहां से चुनाव लड़े। अगर वो ऐसा नहीं लड़ेंगे तो वो भाजपा को एक प्लेट पर रखकर पूरा ये चुनाव जो है वो हार में भेंट कर देंगे, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कांग्रेस के आलोचकों का भी कहना है कि अगर ये दोनों वहां से लड़ेंगे, चुनाव जीते या हारे, इससे उनकी पूरी चुनाव कैंपेन को उत्तर प्रदेश की लाभ होगा, इनको वहां से लड़ना चाहिए जरूर। और मेरा मानना यह है कि प्रियंका गांधी की जीत के बहुत मौके हैं और राहुल गांधी भी बड़ी जबरदस्त टक्कर वहां पे कर देंगे। ये डर है कि क्या चुनाव हार सकते हैं, इस वजह से नहीं लड़ रहे दोनों? नहीं, इसकी संभावना उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की जो शक्ति की उसकी छवि रही है, उसमें एक ये भावना तो हो ही सकती है कि हम चुनाव हार जाएंगे, जिस चुनाव के बारे में हम पूरी तरह विश्वास नहीं है, वहां से हम क्यों लड़ें। मेरा मानना है कि ये चुनाव जीत या हार के संदर्भ में इसको नहीं देखा जाना चाहिए। अगर इन दोनों ने छोड़ दिया तो माना जाएगा गांधी परिवार उत्तर प्रदेश छोड़कर चला गया। ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और कांग्रेस का तो स्लोगन है कि डरना, मतलब राहुल गांधी जी कह रहे हैं डरो मत। नहीं, देखिए वहां पे किशोरी लाल शर्मा जो है वो पुराने आदमी हैं गांधी परिवार के, जो बहुत मुद्दतों से, कई दशक से इन दोनों निर्वाचन क्षेत्रों की कमान संभाले हुए। पिछली बार क्या हुआ था, रायबरेली में तो वो कामयाब रहे, सोनिया गांधी चुनाव जीत गई, थोड़ा सा पिछली बार के मुकाबले मार्जिन कम हो गया था। अमेठी में पिछला चुनाव अमेठी किशोरी लाल जी के नेतृत्व में नहीं लड़ा गया था, किसी और को कमान दे दी गई थी, तो राहुल गांधी 55,000 वोटों से पिछड़ गए स्मृति ईरानी से। अगर मैं आंकड़े गलत कर रहा हूं तो आप आंकड़े में कमजोर हो, आप सही कर दीजिए उसको है तो हाँ, तो वो इस बार फिर से उन्हीं के हाथ में कमान है, किशोरी लाल जी की कमान, और पिछले 5 साल से वो पूरे निर्वाचन क्षेत्र को संभाले हुए हैं। तो मैं मानता हूं कि बहुत ही जम के टक्कर होगी इसमें। ना मैं स्मृति ईरानी को कमजोर मानता हूं, ना राहुल गांधी, मैं स्मृति ईरानी को भी कमजोर नहीं मानता, ना राहुल गांधी को कमजोर मानता। अब तो खुद किशोरी लाल शर्मा का नाम रायबरेली से चलने लगा था आज की, जब ये हुआ कि अगर वहां से कोई नहीं लड़ेगा तो किशोरी लाल शर्मा को ही लड़ा दिया जाएगा, ये भी चर्चा चलने लगी थी। देखिए, कोई दूसरा उम्मीदवार लड़े और जीत जाए, इससे कांग्रेस को ज्यादा लाभ नहीं होगा। ये दोनों लड़ेंगे भाई बहन तो ज्यादा लाभ होगा, जीते चाहे हारे। वैसे मैं आज ही लौटा हूँ अवैजी, कई दिनों से रायबरेली अमेठी में था। मैंने जितनी जगह में रायबरेली बात करी, सबने एक लाइन में कहा कि गांधी परिवार से कोई लड़ गया तो जीत तय है, और गांधी परिवार से नहीं लड़ा तो ये जीत बीजेपी के खाते में चली जाएगी। तो रायबरेली में ये बात है कि गांधी परिवार से लड़ा नहीं, मैं कमोबेश सहमत हूँ आपके साथ। और लाइन तो ये थी कि गांधी परिवार से लड़ा कोई आदमी तो चुनाव ही नहीं है, एक तरफा जीत हो जाएगी। और वाकई में गांव में गया मैं कल अवेजी, एक पान की दुकान पे एक बुजुर्ग आदमी, शर्ट फटी हुई, नेकर फटा हुआ, पैंट में बिल्कुल दीनहीन हालत में, गरीब। जब मैंने माइक लगा के उसकी परेशानी पूछनी चाहिए और पूछा चुनाव चल रहा है, बोले थे गांधी जी, गांधी परिवार है हमारा, तो हम जवाहरलाल नेहरू तक को जानते हैं, भाषण सुनने गए। मैं हैरान, इतना दलित बस्ती के बीच में बैठ के, मतलब रायबरेली के गांव गांव में इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, सबके नाम हैं। तो ऐसे में दूसरे आदमी के लिए प्रयोग तो हो ही सकता है। और तीसरी बात यह कि बीजेपी तो चाहती है कि एक बार मौका मिल जाए तो कहने कहीं दोनों चले गए, गांधी परिवार चला गया, भाग गया यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये मौका नहीं देना चाहिए। सोनिया गांधी ने जो अपने पुत्र पुत्री से अपील की है, वो एक राजनीतिक अपील है, आप देखिए उसको ध्यान से। अच्छा, लेकिन ये कैसी अपील है? एक घर में माँ, वो अपील ये कहती है कि आप टक्कर लीजिए, जो होना होगा वो होगा। अच्छा, वैसे मुझे ये समझ में नहीं आती, माँ को अपील करनी है बेटा बेटी से, तो उसमें मीडिया का क्या काम? घर बुला के दोनों को समझा दें, तो मीडिया को क्यों बता दिया जाता है कि सोनिया गांधी? इसी से मुझे लगता है कि ये भी एक स्ट्रेटजी है
ये भी आप जो कह रहे हैं, मैं इस बात को कह भी चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले। इसी से लगता है कि ये जो मीडिया के सामने पूरा प्रकरण रचा जा रहा है, मतलब तो इसके हाँ, पीछे कांग्रेस की कोई एक स्ट्रेटजी है। वो क्या है उसको डिकोड हम लोग अभी तुरंत नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये एक मैं गया स्ट्रेटजी था, मैंने कांग्रेस के वहाँ के इसमें एमएलसी एक हैं। होगा कि एक तरह का जज्बाती, इसमें एक जज्बात का इंजेक्शन भी लगेगा इससे। हाँ, बिल्कुल ठीक कह और रहे हैं। सोनिया गांधी जी मौजूद हैं अदृश्य रूप से उन दोनों चुनावों में और रहेंगी। चुनाव है, हाँ, ये भी मैसेज होगा कि सोनिया गांधी हैं। मैं गया था, कांग्रेस के एमएलसी हैं दीपक सिंह, एक्स एमएलसी हैं दीपक सिंह, बड़े तेज नेता है बैठेगी। तो मैंने कहा, पूछा, बोले वो गोदी मीडिया दिन भर चर्चा तो कर रहा है बहाने से, वरना मोदी जी के अलावा किसी को दिखाते नहीं है। अब मोदी में 3 दिन थे बस, अमेठी रायबरेली, अमेठी रायबरेली कर तो रहा है ये। तो कभी कभी ऐसा ना, डायरेक्टर को पिक्चर हिट करानी होती है तो वो कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी डाल देता है, हो कंट्रोवर्सी से सकता है। चर्चा आती है। नहीं नहीं, तो ये मैं मान रहा हूँ, ये है, हो तो सकता मेरे है। को तो जानकारी है कि 2 तारीख की शाम को, और मेरे सूत्र बता रहे हैं कि शायद प्रियंका गांधी लड़ेंगी अमेठी से। क्या अमेठी से? अमेठी, अमेठी से प्रियंका गांधी। अच्छा, आपके हिसाब से अमेठी से राहुल गांधी बेहतर लड़ सकते हैं या प्रियंका राहुल गांधी? गांधी को ही लड़ना चाहिए अमेठी से। अच्छा, देखिए, राहुल गांधी को ही लड़ना चाहिए और प्रियंका गांधी को लड़ना चाहिए रायबरेली से। इसके अलावा अगर वो और कुछ उसमें 3-5 करते हैं कि प्रियंका गांधी को यहाँ से लड़ाया जाए, राहुल गांधी को बिल्कुल न लड़ाया जाए, वो उचित नहीं होगा। कांग्रेस के एक धड़े का ये मानना है कि अगर राहुल गांधी यहाँ से लड़ते हैं, जीत गए और छोड़ेंगे यहाँ से, तो फिर 2027 के चुनाव में बहुत असर पड़ेगा, और वायनाड छोड़ेंगे तो जो साउथ का किला है कांग्रेस ने ठीक किया है, वहां असर पड़ जाएगा दक्षिण में। ये गले में फंसी हुई है इनके। नहीं नहीं, देखिए ये सब बातें दूर की कौड़ी है। चुनाव आज हो रहा है, आज जीत हार होनी है, 4 जून को जीत हार हो जाएगी। अब आप 2029 में क्या होगा और फिर क्या होगा, ये सब बेकार की बात है, इनमें कोई दम नहीं है। अच्छा, आज ऐसे जो बहुत सी बातें आती हैं। आजकल जो प्रधानमंत्री जी के जो भाषण है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, कुछ परेशान नजर आ रहे हैं आपको प्रधानमंत्री जी, या उल्लास से भरे हुए नजर आ रहे हैं? आप देखिए कितने तरह की बातों को उन्होंने मिला जुला दिया है। एक जैसे चुनाव की जब शुरुआत हुई थी, तो एक स्पष्ट रूप से एक मुद्दा उनके पास था, भ्रष्टाचार। बिल्कुल एकदम फोकस था। फोकस इतना था कि हम सत्ता में आ गए तो पहले 100 दिन में इसी के ऊपर अटैक करें, यही तो उन्होंने कहा था। तब कम से कम ये था कि प्रधानमंत्री के दिमाग में स्पष्ट है कि मुद्दा क्या है। फिर जैसे ही पहले दौर का मतदान गड़बड़, भाजपा की अपेक्षाओं के मुताबिक नहीं हुआ, तब वो कांग्रेस के घोषणा पत्र को ले आए और फिर उन्होंने मंगलसूत्र कांड किया। तब भी मुझे लगा था कि सही हो गलत हो कैसा हो, उन्होंने मुद्दा बदला है, लेकिन एक मुद्दे पे फोकस है उनका। अब स्थिति यह है कि उनका किसी चीज पे फोकस ही नहीं रहा। भाई एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि मैं अपनी जान, मेरी जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं कांग्रेस को इनसे आरक्षण छीन कर मुसलमानों को नहीं देने दूंगा, एक तरफ ये कह रहे हैं। दूसरी तरफ उनके ऊपर लूट का आरोप भी लगा रहे हैं। शहजादा भी कह रहे हैं राहुल गांधी को राहुल वर्सेस मोदी बनाना भी चाहते हैं। कुछ कुछ पिछली बातें भी कह रहे हैं, भ्रष्टाचार भी कह बोलने लगते हैं, कभी संपत्ति की बात बोलने लगते हैं। बहुत सारी चीजें गड्ढमड्ढ हो गई हैं, बिल्कुल फोकस उनका बिखर गया है। क्या लग रहा है आपको, ये सब इतना संतुलन क्यों गड़बड़ा रहा है प्रधानमंत्री जी का? कारण क्या है इसके पीछे? मुझे भी ताज्जुब हो रहा है। मेरा तो मानना यह है, देखिए अगर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार हूं और मुझसे वो सलाह मांगे तो मैं उन्हें क्या सलाह दूंगा? आप सोचिए, मैं इस तरह से सोचता हूँ। मैं उनसे कहूंगा कि केवल भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है इस देश में जो 5 साल के लिए स्थिर सरकार देने की गारंटी कर सकती है, क्योंकि विपक्ष के पास ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो कहेगा हम 150 सीट जीत सकते हैं। एक ऐसी सरकार इसमें 100-150 सीट जीतने वाली पार्टी ना हो, वो स्थिर सरकार क्या देगी? लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक बार भी ये दावा नहीं किया आज तक। क्यों नहीं किया? इसके पीछे कारण क्या है? इसीलिए समझता हूँ कुछ चीजें बिखरी हुई हैं उनके दिमाग में। तो ये बहुत, देखिए, और कोई भी जो भाजपा के विरोधी भी है वो भी इस तथ्य से इनकार नहीं करेंगे। भाजपा आज चुनाव हार जाए तब भी तो उसको 200 सवा 200 सीटें मिलेंगी, और कौन सी पार्टी है इतनी सीट जीत सकती है जो? ठीक बात है भाई। एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री को कभी कभी डर लगता होगा कि अगर मैं हार गया तो मेरा क्या होगा? बिल्कुल डर लगता होगा, क्योंकि जिस डंडे से वो लोगों को पीट रहे हैं उस डंडे से उनको भी पीटा जाएगा। यही तो आपको तो नजीर बना रहे हैं। ये तो बात मैं अभी से नहीं, पिछले 6-7 साल से, जब जेएनयू कांड हुआ था, जब सबको वो गद्दार कहा जा रहा था,
टुकड़े टुकड़े गैंग खाया जाता था, अर्बन नक्सल खाया जाता था। तो मैंने अपने बहुत से भाजपा के मित्रों से टीवी बहस करते हुए कहा था कि आज जो डंडा आप चला रहे हैं, आप नजीर ला रहे हैं, यही डंडा एक दिन आपके ऊपर पड़ेगा जब आप सत्ता में नहीं होंगे। ये मत सोचिए कि आप हमेशा सत्ता में बने रहेंगे। सही बात है, वक्त का पहिया घूमता है। एमएलए को, जिस प्रवर्तन निदेशालय को, जिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, जिस सीबीआई को, जिस दिल्ली पुलिस को ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस दिन ये लोग सत्ता से बाहर होंगे तो ये लोग इसी तरीके से इसके खिलाफ इनको इस्तेमाल किया जाएगा। तब भी क्या करेंगे सर? तब अपने सामने आएगा सारी चीजें। तो बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने तक कीमती समय दिया, आभार। तो ये थे अभय दुबे जी, और आप सुन रहे थे कि आखिर रुझान क्या है, आखिर परिणाम क्या है और देश क्या चाहता है। उसको यकीन है बातचीत पर आपको पसंद आई होगी। चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।